ज्ञान दीक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज इंटरमीडिएट क्लास की एजुकेशन के विषय में आज पहला खंड हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला खंड में आपको वैदिक शिक्षा, बौद्धकालीन शिक्षा और मध्यकालीन शिक्षा को पढ़ाते हुए ब्रिटिश कालीन शिक्षा पद्धति को पढ़ाएंगे। उसके बाद में आपको आधुनिक भारतीय समाज में जो स्वतंत्रता के बाद की शिक्षा प्रणाली है उसके बारे में पढ़ाएंगे। फिर प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के बारे में हम आपको अध्ययन कराएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप इसको हम बढ़ाते चलेंगे। तो आज के क्लास में हम आपको पढ़ा रहे हैं। मेरे सारे चैप्टर आपको पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। जो नीचे सब्सक्राइब बटन है उसको दबाएं और साथ में बेल आइकन है जो घंटी का बटन बना हुआ उसको दबाने के बाद ऊपर आपको ऑल का ऑप्शन आएगा जिसपे आपको सेलेक्ट कर देना है, जिससे मेरे आने वाले सारे वीडियो आपको मिलते रहें। तो अब समय न गंवाते हुए अपनी क्लास की तरफ चलते हैं और आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। तो सभी लोग पूरा वीडियो देखें। पूरा वीडियो देखने के बाद आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में उन चीजों को लिखते रहें, ताकि अगर कहीं पे कोई समस्या है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है उसमें आप लिख करके हमें बता सकते हैं, ताकि हम उस समस्या का समाधान अगले वीडियो में कर सकें। तो आज अपनी क्लास को हम प्रारंभ करें। ब्रिटिश कालीन भारतीय शिक्षा में पढ़ेंगे आज हम वुड तथा एबट रिपोर्ट। वुड तथा एबट रिपोर्ट में हम जानेंगे वुड और एबट रिपोर्ट की सिफारिशें। इन सिफारिशों को हम दो भागों में इसका अध्ययन करेंगे। पहला अध्ययन करेंगे सामान्य शिक्षा संबंधी सिफारिशें और दूसरा व्यावसायिक शिक्षा संबंधी सिफारिशें। तो पहला जो है सामान्य शिक्षा संबंधी सिफारिशें, उनके बारे में हम देखेंगे। तो सामान्य शिक्षा संबंधी जो सिफारिशें हैं वो इस प्रकार से हैं कि रिपोर्ट में पहली सिफारिश की गई सामान्य शिक्षा के विभिन्न स्तरों की अवधि का निर्धारण किया गया, जिसमें बताया गया प्राथमिक शिक्षा की अवधि 4 वर्ष, निम्न माध्यमिक शिक्षा की अवधि 4 वर्ष और उच्च माध्यमिक शिक्षा की अवधि 4 वर्ष और स्नातक स्तर की अवधि को 3 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया, जिसमें प्राथमिक शिक्षा 4 वर्ष के लिए, निम्न माध्यमिक शिक्षा 4 वर्ष के लिए और उच्च माध्यमिक शिक्षा को 4 वर्ष के लिए तथा स्नातक शिक्षा को 3 वर्ष के लिए इसकी अवधि को निर्धारित किया गया। दूसरी सिफारिश में इन्होंने कहा शिशु शिक्षा की व्यवस्था में विशेष रूप से सुधार होना चाहिए। शिशुओं की उपयुक्त शिक्षा व्यवस्था के लिए अनिवार्य रूप से प्रशिक्षित अध्यापिकाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए और प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति होनी चाहिए। तीसरी सिफारिश इन्होंने की प्राथमिक स्तर की शिक्षा में बच्चों के स्वाभाविक रुचियों, उनकी क्रियाओं, प्रवृत्तियों को महत्व दिया जाना चाहिए। इस स्तर की शिक्षा में पुस्तकों को अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। यानी जो प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्रणाली थी उसमें पुस्तकों पर अधिक महत्व न देने पर बात कही गई इस रिपोर्ट के अंतर्गत। एबट और वुड रिपोर्ट में जो चौथी सिफारिश थी उसमें कहा गया कि निम्न माध्यमिक स्तर की शिक्षा के पाठ्यक्रम में अंग्रेजी शिक्षा को अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, परंतु उच्च माध्यमिक शिक्षा की कक्षाओं में पाठ्यक्रम में अंग्रेजी का समावेश अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। पांचवी सिफारिश में कहा गया कि शिक्षा के माध्यम का प्रश्न है तो हाई स्कूल तक की शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाओं को ही बनाना चाहिए। छठी सिफारिश थी अंग्रेजी के व्यावहारिक महत्व को स्वीकार करते हुए रिपोर्ट में कहा गया था कि अंग्रेजी की शिक्षा साहित्य रूप में नहीं दी जानी चाहिए। अंग्रेजी की शिक्षा व्यावहारिक दृष्टिकोण से दी जानी चाहिए ताकि लोगों को व्यावहारिकता का ज्ञान अंग्रेजी के माध्यम से कराया जा सके। सातवीं रिपोर्ट में कहा गया, जो इसकी सिफारिश थी उसमें कहा गया कि शिक्षा के पाठ्यक्रम में रचनात्मक हस्तकार्यों को अनिवार्य रूप में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यानी जो रचनात्मक हस्तकार्य हैं उनको अनिवार्य रूप से पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिए।
8वीं सिफारिश में कहा गया सामान्य शिक्षा के अंतर्गत ललित कलाओं की शिक्षा को भी विशेष स्थान दिया जाना चाहिए। सभी विद्यालयों में ललित कलाओं की शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित एवं योग्य शिक्षकों को नियुक्त करना चाहिए। अगली 9वीं जो है सिफारिश, उसमें कहा गया ग्रामीण क्षेत्र के मिडिल स्कूलों के पाठ्यक्रम के निर्धारण के लिए अलग से सिफारिश प्रस्तुत की गई। इन मिडिल स्कूलों के पाठ्यक्रम के निर्धारण में स्थानीय आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए, ऐसा कहा गया। 10वीं सिफारिश में वुड और एबट रिपोर्ट के अनुसार ये सिफारिश की गई कि शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय निरीक्षक नियुक्त किए जाने चाहिए। इन निरीक्षकों द्वारा समस्त विद्यालयों के कार्यों का नियमित रूप से निरीक्षण होना चाहिए। अगली और अंतिम सिफारिश इन्होंने की जो 11वीं सिफारिश है, इसमें कहा गया शैक्षिक स्तर में सुधार के लिए इस रिपोर्ट ने अध्यापकों के प्रशिक्षण को विशेष महत्व दिया। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया कि प्रत्येक स्तर के अध्यापकों के लिए अनिवार्य व्यवस्था होनी चाहिए। प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता यानी मिडिल पास तथा 3 वर्ष का प्रशिक्षण अनिवार्य होना चाहिए। इसके अतिरिक्त इस रिपोर्ट में शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए अभिनव पाठ्यक्रम के आयोजन की भी सिफारिश की गई। अगला है व्यावसायिक शिक्षा संबंधी सिफारिशें, जिसमें हम पॉइंट टू पॉइंट सिफारिशों के बारे में जानकारी देंगे। तो पहली रिपोर्ट में ये सुझाव दिया गया कि देश की औद्योगिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। देश में जिस प्रकार से साहित्यिक शिक्षा को महत्व प्रदान किया जा रहा है, उसी प्रकार व्यावसायिक शिक्षा को समुचित महत्व प्रदान किया जाना चाहिए। अगली सिफारिश की गई कि व्यावसायिक वर्ग की शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों के लिए आवश्यक परामर्श की व्यवस्था भी होनी चाहिए, ताकि वह अपने जीविकोपार्जन के लिए उचित व्यवस्था का चयन कर सकें। इसके साथ साथ तीसरी सिफारिश व्यावसायिक शिक्षा संबंधित ये है कि स्थानीय उद्योग, व्यापार और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। अगली रिपोर्ट में कहा गया, अगली सिफारिश ये बताई गई कि सामान्य तथा व्यावसायिक शिक्षा स्तर भिन्न नहीं है, बल्कि वह तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया के 2 चरण हैं। इस प्रकार ये कहा गया कि एक पूर्ववर्ती है तो दूसरा परवर्ती चरण है, इसलिए दोनों को सामंजस्यपूर्ण शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। 5वीं सिफारिश में कहा गया कि सामान्य तथा व्यावसायिक शिक्षा के लिए अलग अलग विद्यालय स्थापित करने की सिफारिश की गई। इसका एक मुख्य कारण सामान्य तथा व्यावसायिक शिक्षा के साधनों एवं लक्ष्यों का अलग अलग होना बताया गया। अगली सिफारिश में कहा गया कि व्यावसायिक शिक्षा के एक अंग के रूप में कुटीर उद्योग धंधों के संलग्न व्यक्तियों को शिक्षा की आवश्यकता तथा व्यापारिक एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण देने की सिफारिश भी की गई। वुड और एबट रिपोर्ट में सुझाव दिया गया कि प्रत्येक प्रांत में व्यावसायिक शिक्षा की सलाहकार समिति की स्थापना की जानी चाहिए, यानी व्यावसायिक शिक्षा सलाहकार समिति की स्थापना होनी चाहिए। इस समिति का मुख्य कार्य उद्योगों एवं व्यापार तथा उद्योग एवं शिक्षा के निकट संबंध स्थापित करना होता है। इसके साथ साथ अगली रिपोर्ट में कहा गया कि 50,000 जनसंख्या वाले औद्योगिक क्षेत्र में एक जूनियर तथा सीनियर टेक्निकल स्कूल की स्थापना की जानी चाहिए। अगली सिफारिश में वुड और एबट रिपोर्ट ने कहा कि व्यावसायिक विद्यालयों के निर्धारित पाठ्यक्रम की शिक्षा प्राप्त कर लेने वाले व्यक्तियों को या छात्रों को योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए, जो उसे नौकरी आदि में सहायक सिद्ध हों। अगली रिपोर्ट में कहा गया कि उद्योगपतियों के लिए एक अन्य सुझाव दिया, कहा कि उद्योगपतियों को चाहिए कि वह व्यावसायिक शिक्षा के विकास में अपना योगदान दें। उन्हें इस उद्देश्य के लिए धन, सामग्री और भवन की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके साथ साथ इस रिपोर्ट में एक और सिफारिश की गई कि व्यावसायिक ज्ञान के प्रसार के लिए अलग से अल्पकालिक व्यावसायिक विद्यालय भी स्थापित किए जाने चाहिए। इन विद्यालयों में उन व्यक्तियों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए जो पहले से विभिन्न व्यवसायों में संलग्न हैं। इसके साथ ही उद्योगपतियों एवं
व्यावसायिक संस्थानों को भी निर्देश दिया गया कि वह व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक कर्मचारियों को सप्ताह में 2.5 दिन का अवकाश प्रदान करें। इसके साथ साथ अगली सिफारिश हुई कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित होने वाले निम्न तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कृषि संबंधी व्यावसायिक शिक्षा अनिवार्य रूप से प्रदान की जानी चाहिए। इसके साथ साथ इस रिपोर्ट के तहत भारत सरकार को एक सुझाव दिया गया कि देश में व्यावसायिक प्रशिक्षण महाविद्यालय स्थापित किए जाने चाहिए। इस महाविद्यालय का संबंध देश के अन्य शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों से होना चाहिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वुड तथा एबट रिपोर्ट में तत्कालीन भारतीय शिक्षा के सुधार एवं विकास के लिए उस समय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सामान्य शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा के विषय में अलग अलग सिफारिशें प्रस्तुत की थीं, परंतु इस रिपोर्ट को तैयार करने में इन विशेषज्ञों ने अनुमान तथा अपनी सूझबूझ को अधिक इस्तेमाल किया था, न कि वास्तविक सर्वेक्षण एवं अध्ययन का। इन विद्वानों ने केवल दिल्ली, पंजाब और संयुक्त प्रांत का ही सर्वेक्षण किया था। इसी समिति यानी इसको देखकर ही इस समिति ने सर्वेक्षण के आधार पर विद्वानों ने अत्यधिक विवेकपूर्ण और व्यवहारिक महत्व वाली सिफारिश प्रस्तुत की। यही कारण था कि इस सिफारिशों को तत्कालीन भारतीय सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर दी थी। इस रिपोर्ट के संबंध में डॉक्टर श्रीधरनाथ मुखोपाध्याय ने कहा है कि इस प्रतिवेदन की सिफारिशों के फलस्वरूप भारत में कुछ औद्योगिक और व्यवहारिक विद्यालय खोले गए। इसके साथ साथ देश में सर्वप्रथम बहुउद्योगी विद्यालय अस्तित्व में आए। यह संस्था है दिल्ली पॉलिटेक्निक, यानी उस समय की संस्था है दिल्ली पॉलिटेक्निक। फिर भी हम कह सकते हैं यह सैद्धांतिक रूप में वुड एबट रिपोर्ट पर्याप्त महत्वपूर्ण एवं उपयोगी थी, परंतु व्यवहार में इससे अधिक लाभ नहीं उठाया जा सका, क्योंकि जिस समय इस रिपोर्ट को लागू करने की बात हुई थी, लागू किया गया था, उस समय 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था, जिसमें ये सारा उसी की विभीषिका का शिकार हो गया। साथ ही साथ भारत छोड़ो आंदोलन प्रबल हुआ था, जिसके चलते ये रिपोर्ट एक दस्तावेज के रूप में सिमट कर रह गई थी। समय और परिस्थितियों के साथ साथ इस रिपोर्ट का महत्व भी समाप्त हो गया था, इसे क्रमशः भुला दिया गया। स्पष्ट है रूप में हम कह सकते हैं कि भारतीय शिक्षा के इतिहास में वुड एबट रिपोर्ट जो है का कोई व्यवहारिक महत्व नहीं रह गया है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, फिर अगले दिन और अध्ययन करेंगे। अपने विषय से संबंधित वीडियो व अन्य सामग्री पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो आपको समय पर मिल सके।